अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज उसको कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था या क्या होता है। हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक पेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एस से इट्स अ पॉइंट सोर्स, और इसके आगे हम दो कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। कैसे? बाय मेकिंग टू स्लिट्स S1 एंड S2 एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम S। ठीक है, तो S1 और S2 के पीछे जो पेरेंट सोर्स है वो एक ही है। इसका मतलब S1 और S2 से जो लाइट वेव्स निकलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सामने एक स्क्रीन है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि ये जब दो लाइट वेव्स सुपर इम्पोज हो रही है तो सामने स्क्रीन पे हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, उसके दो साइड फिर डार्क स्पॉट, फिर आगे ब्राइट स्पॉट एंड फिर डार्क। तो दिस इज ब्राइट, डार्क, डार्क, फिर ब्राइट, ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क। देयर इज ऑल्टरनेट देयर प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज या डार्क स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन। ये थॉमस यंग ने देखा था। और उसने क्या देखा था कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को वाइट लाइट से करेंगे, अगर ये पेरेंट सोर्स मोनोक्रोमैटिक नहीं होगा, वाइट लाइट का होगा, तो ये जो फ्रिंग्स होंगे, ये जो स्पॉट्स होंगे, ब्राइट स्पॉट्स, दे विल अपीयर कलर्ड, दे विल अपीयर कलर्ड। नंबर वन। नंबर टू, ये भी देखा गया कि अगर हम एक स्लिट को बंद करेंगे, दो में से एक स्लिट को बंद करेंगे, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न, ये ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स ये डिसअपियर हो जाएंगे। तो अगर सपोज हम इसको बंद करते हैं तो इसके सीधे सारा ब्राइट हो जाएगा और साइड पे क्या हो जाएगा? डार्क। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। और एक बात, अगर हम इसको सपोज अलग अलग सोर्सेज लेंगे, मतलब S1 और S2 मोनो ये कोहेरेंट नहीं होगी, यानी कि एक लाइट सोर्स यहाँ पे होगा अलग, एक लाइट सोर्स अलग यहाँ पे होगा, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे। तो ये देखा गया कि सामने ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स तो बनेंगे बट दे विल नॉट रिमेन फिक्स्ड। वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? चेंज, वो सस्टेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस तो होगी बट दैट विल नॉट बी सस्टेन्ड, दैट विल नॉट बी लोकलाइज्ड। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट पहले कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। नंबर वन, अगर वो कोहेरेंट नहीं है तो वी कैन नॉट ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न, वी कैन नॉट ऑब्जर्व द ब्राइट एंड डार्क बैंड्स और स्पॉट्स और फ्रिंजेस। ठीक है, तो दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो होता क्या है कि जो लाइट एनर्जी इस सोर्स से है और इस सोर्स से है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है स्क्रीन पे। कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होती है? जब दो वेव्स, लाइट वेव्स सुपर इम्पोज होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। तो अगर हम इसको लिखेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ light waves from which sources? From two coherent sources. So interference is defined as the process of redistribution of light energy due to superposition or due to superimposition of light waves from two coherent sources. For interference, the condition is that the two sources should be coherent. ठीक है, तो स्क्रीन पे हमें मिल जाएंगे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स। ठीक है, इंटरफेरेंस आप, अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूं, कैसे आप देख सकते हो? जैसे सपोज वाटर होगा कहीं पे, से वाटर इन पॉन्ड, उस पर अगर आप ऑयल फेंक देते हो, ऑयल, तो दैट फिल्म ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी कलर्ड, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, क्योंकि हम उसको वाइट लाइट में देखते हैं। इसी तरह से इफ़ यू सी जो बर्ड्स होते हैं, सपोज पीकॉक है, दैट अपीयर्स कलर्ड, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स कैसे बनते हैं? या इसी तरह से अगर आप सोप बबल की एग्जांपल लोगे, उसको भी हम वाइट लाइट में देखते हैं, दैट अपीयर्स ऑल्सो कलर्ड।
तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हैं या डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करना है मैथमेटिकली। इसको हमें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। सपोज यहाँ से जो लाइट वेव निकलती है दैट रीच हियर, और यहाँ से जो लाइट वेव निकलती है दैट ऑल्सो रीच हियर। ठीक है। सपोज जो स्लिट S1 से लाइट वेव निकली उसका एम्पलीट्यूड है A, और जो स्लिट S2 से लाइट वेव निकली उसका एम्पलीट्यूड है B। तो इट कैन बी ओनली एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग वेव ऑप्टिक्स। तो जो स्लिट S1 से लाइट वेव निकलती है उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, आपको पता है वेव इक्वेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए इज एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जो स्लिट S2 से इक्वेशन निकलेगी, लाइट वेव निकलेगी, उसकी इक्वेशन होगी एम्पलीट्यूड भी साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं ऐसे लूँगा इक्वेशन y1 एंड y2 मीन्स बोथ द वेव्स आर इन फेज, बोथ द वेव्स आर इन फेज, तो मीन्स उनके बीच फेज डिफरेंस 0 होगी। लेकिन हमने जो यहाँ पे दो वेव्स ली है, तो एक वेव ज़्यादा पाथ कवर कर रही है, एक वेव कम पाथ कवर कर रही है, तो देयर शुड बी सम फेज डिफरेंस। सपोज सेकंड वाली वेव जो है, जनरली हम लेते हैं सेकंड वाली वेव पहली वाली वेव से आगे है, कितना एंगल 5 रेडियन, यानी कि इन दो के फेज में जो डिफरेंस है दैट इज 5। फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इज 5। इंटरफ्रेंस तो होगी, अगर 5 0 होगा या जितना भी होगा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। तो जब ये मिल जाएंगे सुपरपोजिशन होगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो रिजल्टेंट लाइट वेव बनेगी उसकी जो इक्वेशन है वो y1 प्लस y2 के बराबर होगी। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस वेव एंड दिस वेव, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो क्या आएगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया y1 प्लस b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, y1 प्लस y2, तो y आएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं अब रिजल्टेंट वेव जो होगी, यानी कि जो लाइट वेव इन दो लाइट वेव्स के मिलने से बनेगी उसकी इक्वेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। प्लस b साइन ऑफ a प्लस b, हम खोलेंगे इसको, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, जो y आएगा दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन 5। वेरी सिंपल, मैथमेटिक्स चल रहा है। तो इसके आगे क्या होगा, y इज इक्वल टू, अगर मैं साइन ओमेगा टी को देखूं, साइन ओमेगा टी इन दोनों में कॉमन अगर हम निकालेंगे, साइन ओमेगा टी बाहर गया तो इधर क्या बचा, a, इधर बचा a प्लस इधर क्या बचा b कॉस 5 प्लस इधर क्या बचा b साइन 5 टू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप इस टर्म को देखोगे और इस टर्म को देखोगे, यानी कि a प्लस बी कॉस 5, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट टर्म, b साइन 5 दिस इज ऑल्सो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म। तो इनकी जगह अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट a प्लस बी कॉस ऑफ 5 जो है उसको हम मानेंगे एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हम लेंगे, सपोज r कॉस ऑफ 5, इसको हम मानेंगे 5 तो ऑलरेडी आया है, लेट्स टेक r कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी कॉस 5 की जगह हम लिखेंगे r कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये हमें यूज़फुल दिखेगी आगे, ये सब्स्टिट्यूशन कितनी यूज़फुल है। और जो b साइन ऑफ 5 है, b साइन ऑफ 5 इसकी जगह लिखेंगे r साइन ऑफ थीटा, यानी कि ये जो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म है a प्लस बी कॉस 5 की जगह लिखा r कॉस थीटा। r और थीटा अभी आगे पता चल जाएगा क्या है, b साइन 5 की जगह क्या लिखा, r साइन थीटा। तो अब हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमें आएगा y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी अपनी जगह है, a प्लस बी कॉस 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, r कॉस थीटा
तो लिखेंगे आर कॉस थीटा और अपना है इसके पास साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर बीच में प्लस प्लस बी साइन फाई की जगह क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और इसके पास अपना क्या है कॉस ओमेगा टी। अब देखिए अब आर कॉमन है, आर कॉमन है, दिस इज कॉस ए या कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, या आप कह सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इस वेव इक्वेशन को इनसे मिलाइए, इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका एम्पलीट्यूड बी, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा आर। ठीक है, तो अब बताओ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है और रिजल्टेंट वेव को आप पहले वाली लाइट वेव से कंपेयर करो, तो रिजल्टेंट वेव जो है वो कितना एंगल में आगे चल रही है, थीटा, यानी कि पहले वाली लाइट वेव के बीच और रिजल्टेंट लाइट वेव के बीच फेज डिफरेंस है थीटा। तो थीटा क्लियर हो गया, थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइट वेव फ्रॉम फर्स्ट स्लिट S1 and resultant light wave, and R is the amplitude of resultant light wave, तो अब हमें R का वैल्यू निकालना है, बिकॉज हमें रिजल्टेंट लाइट वेव की इंटेंसिटी निकालनी है। वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की, इन दो इक्वेशंस को अगर हम स्क्वायर और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा, सपोज इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले स्क्वायर करेंगे तो आएगा a प्लस बी कॉस ऑफ फाई होल स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे इसके साथ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इस LHS को खोलना है, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab साथ में कॉस फाई है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दैट इज 1। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा इतना मैथमेटिक्स तो आप इसको लिख सकते हो साथ साथ और सिंप्लीफाई करोगे तो ये इजी हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर कॉमन, इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर फाई, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर फाई, तो जैसे अभी ऊपर किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, वैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज 1, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस इन दो की जगह आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो मैं उसी को लिखूंगा आगे कि आप अपने रिजल्ट के साथ मैच कर सकते हो। आर स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आएगा 2ab कॉस फाई, हमने कॉमन निकाला बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज अगेन 1, आर स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाई, 2ab कॉस ऑफ फाई। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ फाइव। तो ये हमने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाला जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, उन दो इक्वेशंस को स्क्वायर किया और साथ में क्या किया, ऐड। इसी तरह से आप थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आप डिवाइड करोगे टेन थीटा मिलेगा, वहाँ से फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे टेन थीटा मिलेगा और वहाँ से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा टेन इनवर्स में। नाउ वी नो दैट जो रिजल्टेंट वेव होगी, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से के है या सी जो भी होगा, इंटू आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाइव। तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। नाउ अगर आप देखोगे ए स्क्वायर, पहली वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड है ए, तो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें मिलेगा, हमें देगा पहली वेव की इंटेंसिटी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हम लिखेंगे, लेट्स टेक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम सपोज फिलहाल के लिए लेते हैं 1, दिस इज 1 सपोज, या जो भी होगा वो बाहर से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट जो भी होगा हमें उसके साथ अभी मतलब नहीं है। तो मैं इस ए स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ I1 बिकॉज ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव फ्रॉम स्लिट S1, लेकिन ये इसका स्क्वायर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी I1 प्लस बी स्क्वायर इज I2 प्लस ट्वाइस, ये जो ए है अगर ये ए स्क्वायर होता तो मैं I1 लिखता, अब ये ए है तो क्या लिखूंगा अंडर रूट I1, ठीक है। आगे है बी अंडर रूट I2 कॉस ऑफ फाइव, ये आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वहाँ पे मैंने इंटेंसिटी लिखी, पहले लाइट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो पहली लाइट वेव की इंटेंसिटी फ्रॉम स्लिट S1, दूसरी लाइट वेव की एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो दूसरी लाइट की इंटेंसिटी। अब यहाँ पे खाली एम्पलीट्यूड है, तो अगर आप यहाँ पे खाली एम्पलीट्यूड लिखोगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो इंटेंसिटी के ऊपर क्या आएगा, रूट, तो वही मैंने लिखा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाइव। तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाइव। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव हमें मिल गई। अगर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अगर ये इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमें स्क्रीन पे कौन सा स्पॉट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट। अगर ये मिनिमम होगी तो हमें स्क्रीन पे मिलेगा डार्क स्पॉट। अब ये कब मिनिमम होगी कब मैक्सिमम होगी, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉस ऑफ फाई, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एंगल फाई। दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।